कैसे पता चलता है कि अस्थमा है? क्या सिम्पटम्स हम शो करते हैं कि अस्थमा को प्रूव करे वो? हाँ, अस्थमा अस्थमा के जो कॉमन सिम्टम है, सबसे पहले तो खांसी शुरू होती है। जब सांस की हुँ, नली में सूजन आएगी तो पहले उसको हल्की इरिटेशन होएगी, खांसी। कोई भी खांसी अगर 10 दिन से ज़्यादा नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती तो इट कुड बी अस्थमा, तो वो अस्थमा हो सकता है। और ओके। दूसरा है कि सांस लेने में दिक्कत, तो सांस तेज चलता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में भारीपन होता है, या फिर सीटी बजती है जब सांस लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा। जो सांस ले रहा है वो टाइट नली के में से सांस आ जा रहा है, तो उसमें हुँ, विस्लिंग साउंड आती है, सीटी बजती है। या जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में या चलने में सांस फूलता है, ये सब उसके सिम्टम्स हैं अस्थमा के। ओके। तो अगर किसी को इनमें से कोई सिम्पटम दिख रहा है जैसे रेगुलर खाँसी या जो आपने बोला घड़घड़ाहट की आवाज़ या सीटी की आवाज़, तो इसका हम मतलब क्या टेस्ट होते हैं? अस्थमा के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि अस्थमा है? हाँ, अस्थमा का स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उसको लंग फंक्शन टेस्टिंग कहते हैं। दैट इज़ अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग होता है। अगर जिसको डाउट हो या फर्स्ट टाइम जिसको डायग्नोज करना हो, तो इट इज़ हुँ, बेटर कि वो टेस्ट कराया जाए। उससे वो डायग्नोज हो जाता है कि अस्थमा है या नहीं है, या वो किस स्टेज पे है। ओके। तो मैम इन स्टेजेस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? लाइक स्टेज जैसे आपने बोला तो क्या स्केलिंग होती है? हाँ, स्टेजिंग इसकी ऐसी होती है कि अब माइल्ड इंटरमिटेंट, फर्स्ट स्टेज इज माइल्ड इंटरमिटेंट, जो कि हुँ, रेगुलर नहीं होता, कभी कभी होता है, उसको माइल्ड इंटरमिटेंट कहते हैं। और जिनको हुँ, रेगुलर होता है उसको फिर हम 3 स्टेजेस में करते हैं। उसमें माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, जो कि जिसको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा रेस्क्यू मेडिसिन लेनी पड़े, रेस्क्यू मतलब रिलीवर, जिससे उसको आराम ओके। मिलता है, तो दैट हुँ, इज माइल्ड परसिस्टेंट। और जिसको हफ्ते में 3-4 बार लेना पड़े वो मॉडरेट परसिस्टेंट हो गया। और सिवियर परसिस्टेंट जिसको डेली ही लेना पड़ता है। तो इस तरह इसके हम स्टेजिंग करते हैं। तो ये साइंटिफिकली सारा किया जाता है ट्रीटमेंट। ओके। सो मैम लाइक बीइंग अ डॉक्टर आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिस पे अस्थमा ज़्यादा देखने को मिलता है या पेशेंट्स ज़्यादा बच्चे होते हैं या किस एज ग्रुप में ज़्यादा ट्रिगर करता है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चों में कई बार ये बड़े होके ठीक हो जाता है समटाइम्स। ये और अडल्ट एज में इवन वी हैव सीन, ओल्ड एज में भी लोगों को शुरू हो जाता है। इसका कोई एज ग्रुप ऐसा नहीं है। तो ओके, ज़्यादा हमारे एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को अस्थमा है। ओके। हम्म। दैट्स अ बिग नंबर Yes, that's 10%. a big number. Every you can say 10th person has asthma. लोगों को पता नहीं हुँ, चलता, वो खांसी करते रहते हैं, कॉफ सिरप पीते रहते हैं। दे डोंट हुँ, राइट, नो। उनको पता नहीं चलता कि अस्थमा है। राइट। तो मैम अस्थमा को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? मॉनिटरिंग के लिए देखिए, एक तो डॉक्टर के क्लिनिक में है, जो कि मैंने बताया लंग फंक्शन टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन ये घर में हुँ, भी मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज का पेशेंट ग्लूकोमीटर रखता है, अपनी शुगर डेली नापता है, या बीपी का राइट, मरीज भी बीपी मॉनिटर रखता है। ऐसे अस्थमा को भी घर में नापने के लिए पीक फ्लो मीटर यूज किया जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये स्केल है और ये माउथ पीस है। इसको ऐसे रख के हुँ, इसमें फूक मारी जाती है, तो ये स्केल पे नंबर आता है। तो इसके हमारे पास ओके, चार्ट्स अवेलेबल हैं कि एवरेज हाइट और एज के हिसाब से किसी की कितनी ओके, होनी चाहिए। उसके हिसाब से फिर इसको, जब ये जिसको अस्थमा है वो डेली मॉनिटर करता है, तो उसको पता लग जाता है कि उसका जो रीडिंग्स हैं वो नॉर्मल वैल्यू में आ रही हैं या कम वैल्यू में आ रही है। तो इसको जब चार्टिंग करते हैं, इट इज लाइक ट्रैफिक लाइट्स की तरह होता है, ग्रीन येलो रेड। ग्रीन मीन्स ओके, 80% से अबव आपकी रीडिंग आ रही है, आपका नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल है, डेंजर या ज़ोन, आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो आपके लिए सफिशिएंट है। और सफिशिएंट है। अगर वो येलो में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका नॉर्मल से कम हो गया।
तो येलो इज बिटवीन ओके। 50 to 80%। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप घर में दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है या डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। और अगर ठीक रेड है। आता है दैट मीन्स 50% से कम, दैट इज अ वेरी सीवियर लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो उस वक्त उस कंडीशन में इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो इस तरह से ये आपको घर में बैठ के बताता रहता है जब आप ठीक भी हैं तो आपका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि आपकी मेडिसिन आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये बहुत मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग इससे मॉनिटर करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको अटैक्स ना के बराबर आते हैं। दे लीड अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ। ओके। तो बहुत इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर लाइक मुझे रियलाइज होता है, मैंने टेस्ट कराया है, मुझे पता चला कि अस्थमा ट्रिगर हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, सो क्या कुछ ऐसी कॉमन दवाइयां हैं जो मैं शुरू कर सकती हूँ, या फिर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि मैं डॉक्टर से जाके पूरा अपना चेकअप करा के ही कोई मेडिकेशन शुरू करूँ? जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, अपने आप नहीं कर सकते, अपने आप क्या शुरू ऐसी कोई करेंगे? एज अ मैं लेमन कोई ऐसी किसी कॉमन मेडिसिन नहीं है जैसे पेन ऐसे किलर है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ होता नो है, नो ऐसा कोई? नो, नहीं ओके। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, मतलब मेडिसिन आप अपने आप नहीं शुरू कर सकते। हाँ, एक बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आपका चार्ट बना के देते हैं और आपको मेडिसिन प्लान बना कर देते हैं। फिर आप अपना थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं घर पे। पर आपको हम्म, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा अगर आपको जाना ही चाहिए। ऐसे जाना ही चाहिए, नहीं तो आपका ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो ये अंदर सूजन है सांस की नली में, फिर वो हम्म, धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी प्रॉब्लम, मान लो अभी आप हफ्ते में एक बार मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, फिर धीरे धीरे आपको हफ्ते में 2 बार हो जाएगी, फिर हफ्ते में 3 बार हो जाएगी। तो उसकी स्वेरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मैम मेडिकेशन के अलावा लाइक कुछ स्टीम या ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं, ये भी इम्पैक्टफुल हैं ये इसके स्टीम लिए? तो हेल्प नहीं करती, स्टीम तो रादर एडवाइस नहीं होती, स्टीम से रादर बढ़ ओके। सकता है अस्थमा। लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप कह सकते हो भी, क्या जैसे अदरक शहद का काढ़ा है, वो हम रिकमेंड करते हैं, वो अच्छा रहता है कि बलगम को थोड़ा लिक्विफाई करता है। पर वो ये नहीं है कि वो अकेला ही आपको उसको ठीक करेगा। इट इज़ अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट along with the ओके। treatment of asthma। ओके। तो ऐसा घरेलू ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई ऐसी नेचुरल या होम रेमेडीज इस जैसे आपने एक बताया, ये काफी हेल्पफुल हो सकता है, अदरक का हम्म, काढ़ा, उसके हाँ, अलावा कोई ऐसी नेचुरल या होम रेमेडी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह ही और हेल्प कर सके? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ऐसे कुछ फूड्स मैम जो अस्थमा पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए? नहीं देखिए, अस्थमा ज़्यादातर फूड्स का कोई उसमें नहीं होता है, कोई फूड्स बढ़ाते नहीं हैं अस्थमा को, एक्सेप्ट जैसे मैंने ट्रिगर्स में बोला कि आर्टिफिशियल कलर्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं या प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो दोस दे कैन ट्रिगर। जैसे ये इवन देखिए, आप कोला ड्रिंक्स हैं, है ना, उसमें कितने कलर्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इवन या स्क्वाशेज हैं या जैम्स हैं या सॉसेस हैं, ये सब चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, अगर आप सॉस घर में बना के ले रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, और आप कोई भी फूड खा रहे हैं, क्योंकि अस्थमा ज़्यादातर फूड से नहीं होता है। अगर मान लो किसी को होता है तो उसको वो नॉर्मली विद इन हाफ एन आवर हो जाता है खाने के, और उसको फिर वो एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि जब भी वो खाता है तो उसको अटैक आता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 बार खाया, 4 बार खाया, आपको 2 बार आया, 2 बार नहीं आया। नहीं आया। अगर आपको उस फूड से सेंसिटिविटी है तो वो हर बार आपको, तो हर देन बार दैट अटैक। फूड कैन बी अवॉइडेड। नॉर्मली वी डू नॉट रिकमेंड कोई ऐसा फूड, हम मना नहीं करते। इवन चावल, केला, नथिंग, सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, मतलब हमारे एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि जैसे हम बोलते हैं खांसी जुकाम में यूजुअली कहते हैं कि फ्रिज से बाहर निकाल के मतलब रखो पहले थोड़ी देर तब खाओ, हाँ, बट अस्थमा में ऐसा नहीं है, आप ठंडा भी खा सकते हैं, राइट? जी, जी। ठंडे से कुछ खा नहीं होता। सकते हाँ,
बहुत ज़्यादा चिल्ड है, जैसे आपने एकदम बहुत सारा गिलास आइस का भर लिया, ऊपर पानी डाल लिया, तो दैट हुँ, शुड बी अवॉइडेड। अदरवाइज़ नॉर्मल फ्रिज का पानी आप पीना चाहें तो उसके कोई पी जी सकते हैं। सर।